हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में आज हम लोग देखेंगे आपका सोशल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसी का चैप्टर नंबर 2 है आपका संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण में हम पहले पढ़ चुके थे कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से संवैधानिक लोकतंत्र के लिए प्रयास किया और वो प्रयास किस तरह का रहा ये हमने देखा। गोरे और श्वेत किस तरीके से समझा और कैसे नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका जब गए थे उनको गांधी के रूप में भी आपका माना जाता है और ये गांधी के आंदोलनों से बड़ा आपके प्रभावित थे। उनके विषय में पढ़ा, रंग भेद की नीति के बारे में हमने पढ़ा, नए संविधान की ओर कैसे कदम बढ़े, क्या क्या चीजें रही, इन सब पर हम लोगों ने एक एक करके गौर करके बढ़े हैं और इन पर आपका विचार किया है और एक एक करके इन सभी को देखा है। ठीक है, और इन सभी को देखने का और जानने का जो है हमने प्रयास किया। ठीक है, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे देख लेते हैं। 2.2 हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हम बेसिकली देख रहे हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये हम इसको देख चुके थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम व्यक्ति विशेष पर अब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने उस दिन सबसे पहले आपके सामने एक बात देखी भारतीय संविधान की, और दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। ये बात सही है कि जो भारतीय संविधान बना है उस समय की अगर आप स्थिति का आकलन करोगे वो थोड़ी कठोर रही थी। भारत जैसा विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। कह रहे ये जो संविधान बना है ये कोई आसान नहीं था कि आपका आसानी से बन गया हो। क्लियर है। भारत के लोग तब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे का भीषक झेला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंटवारा भारी बर्बादी और दोहन का अनुभव है। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। कैसे हैं? जब आपका विभाजन हुआ, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ देश को लेकर, तो 10 लाख लोग मारे गए। बड़े मार्क्सलेवा पर नरसंहार हुआ, कितने लोग घर से बेघर हो गए, वो जग झेला। एक बड़ी समस्या और यह भी थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छुक हों उस रियासत में विलय कर दें, या वे क्या है, स्वतंत्र रहे। रियासत का विलय मुश्किल और अनिश्चित काम भरा था। सबसे, अगर मैं मानता हूं सबसे कठिन काम अगर कोई था तो वो ये कठिन काम था जो हमारी देसी रियासतें थीं। आप जानते हैं राजाओं का समय बहुत काल रहा है, तो देसी रियासतों का जो विलय है यह कठिन था। ये क्या था? कठिन था। और ऐसे में एक व्यक्ति का नाम आता है, उन व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सारी रियासतों पर किस तरीके से उनको भारत में शामिल किया आप देख सकते हैं। चाहे आपका जूनागढ़ की रियासत हो और बहुत सारी भारत में ना जाने कितनी 563 रियासतें थी, छोटी बड़ी, उन सबको इकट्ठा किया और उनको भारत संघ में शामिल करने के लिए मनाया। ठीक है, तभी देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। कह रहे जिस तरह की चीजों को आज आप देखते हो याद से पहले ऐसी चीजें नहीं थी। संविधान निर्माता देश के निर्माता और भविष्य की चिंता करते थे। ठीक, कैसे थे? देश निर्माता और इनकी सबकी चिंता करते थे। चलिए देख लिया आपने, आगे बढ़े। तो मुश्किल काम था। अब ऐसे ही एक मुश्किल दौर में एक हमारी बहुत
आंदोलनकारी या बहुत ऐसी नेता जो देखने को मिलती है। सरोजनी नायडू के बारे में आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश की थी, कावित्री और लेखिका, ये इनका और राजनीतिक जीवन से इनका परिचय था। कार्यकर्ता थी कांग्रेस की और अग्रणी रही। और आपको पता है सरोजनी नायडू पहली महिला और पहली राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश की, यह ध्यान रखना। कौन? सरोजनी नायडू पहली उत्तर प्रदेश की क्या बनी? राज्यपाल बनी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा भाग दक्षिण अफ्रीका, जिसे हम संविधान निर्माण के दौर में सारी बातों पर सहमत करनी पड़ी, उस समय भारत में नहीं थी। अब देखिए, जो चीज हमें संविधान के लिए चाहिए थी, कैसा लाभप्रद होगा निर्माण करने के लिए, क्या क्या चीज चाहिए, वो सारी चीजें उस समय संविधान में आपका नहीं थी। ठीक है। आजादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को जानने के था, वरना समाज में राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के दौरान संघर्ष के दौरान आपके तीखे मतभेद रहे। कुछ ऐसे मतभेद अब भी बन सकते हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर भी सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने 8 नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा और मार्च 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव है कि रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। दोनों के दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई। तो यहाँ इस मुद्दे पर हर चीजों को रखा गया कि कैसे संविधान बनेगा, स्वतंत्रता की बात कैसे होगी, समानता की बात क्या होगी, अधिकार कैसे रखे जाएंगे, मताधिकार की बात कैसे होगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होगा, आजाद कब होगी, ये 1931 में डिसाइड कर लिया गया। क्योंकि पता है जिस ओर हम बहुत जल्द आजादी पाने वाले हैं, तो अगर हम उसके बाद चीजों को देखेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। हम धीरे धीरे बनाते चलेंगे तो आसान रहेगा उनको इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारी चीजों को लेकर मोतीलाल नेहरू ने किया, तो ये चीजें आपस में गढ़ दी गई और बना दी गई। इसी को लेकर ये सारी चीजें आपके समय समय पर चली। एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इस बैठक में संविधान की रचना के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं और सहमति बनी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने और समझने में की गई राजनीतिक संस्था का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोग को वोट का अधिकार दिया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमजोर थी और 1937 के बाद दूसरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इनमें से बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। विधानसभाओं पर जाने और काम का अनुभव अब तक बहुत अलग और लाभप्रद था, क्योंकि भारतीय लोगों को अपने संस्थाओं और व्यवस्था बनाई। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया। कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो बनी थी, काम ठीक था या लगता था उनका भारतीयकरण हो चुका है, उनको हमने जैसे था वैसे अपना लिया, व्यवस्था में लगभग अपना लिया। जैसा कि 1935 का भारत सरकार कानून अधिनियम, ये जैसा था हमने एडिस को कॉपी कर लिया।
कुछ चीज़ों में इसमें हमने भारतीयकरण किया कि क्योंकि 1935 का जो एक्ट था ये बहुत विस्तृत था, बड़े इसमें रूल से, बड़े लॉज लेके आए थे लोग। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चली चिंतन और बहसों ने इसे काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं ने इस आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपने अनुभव की जरूरतों के अनुसार अपनाने और हिचकाना नहीं चाहिए। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी नेताओं के आदर्शों और ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र के कामकाजी और अमेरिकी अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वे सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था की कल्पना करने लगे। कुछ चीजें ऐसी लगी जो हमको यूएस से बड़ी अच्छी लगती थी। हमने फ्रांस की क्रांति से आदर्शों को चुना। ब्रिटेन से हमने, आप देखेंगे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जो भी काम था सब पार्लियामेंट के लोग देखते थे। तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री ले लिया, बहुत सारी चीजें अधिकार ले ली। और रूस से हमने देखा कि भैया समाजवाद की क्रांति बड़ी अच्छी है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे करके चीजें हुई और दूसरों की लकल नागू नहीं कर सके। हर कदम पर वे सवाल की जरूर पूछते थे, क्या ये चीजें उपयुक्त होंगी, इनमें से चीजों के लिए आपका निर्माण करने में मदद की जाएगी। ये हमने देखा। देख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान निर्माता कौन थे? आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप और कुछ जानकारियां मिलेंगी। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान की नामक एक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान को जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। दो डेट हैं, एक 11 है, एक दूसरी आपको बतानी है। जो पहली बैठक हुई थी, तत्काल बाद में इसे भारत में दो हिस्सों में, भारत पाकिस्तान में दो भागों में बांट दिया गया। संविधान दो हिस्सों में बट गया। संविधान सभा भारत की, पाकिस्तान की संविधान सभाएं संविधान लिखने के 299 सदस्य थे, जिनमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हमने काम पूरा कर लिया। इसी रूप से हम लोग 26 जनवरी, और आप जानते हैं कि हम हमेशा 26 जनवरी को ही क्या करते थे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते थे 1931 से। उसी के दिन हमने क्या किया, अपने आप को गणतंत्र बनाया। क्या बनाया? गणतंत्र। क्लियर है? इस सभा द्वारा 50 साल से पहले भी बनाए गए हमको संविधान ने, देखिए इस सभा में 50 साल पहले से बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने ही पहले एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचित व्यक्ति नहीं थे, यह उस समय की एक व्यापक सहमतियों और व्यक्त करने की दुनिया के कई देशों की संविधान के लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान की दर्ज बुनियादी बातें वहां के सभी सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई बार देश में संविधान पर कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह देखभाल है, कोई भी उसका पर आचरण नहीं करता। क्या नहीं करता? कोई उसका आचरण नहीं करता। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी से ज्यादा की आबादी, अनेक सामाजिक समूह और संविधान के कुछ प्रावधानों का सवाल है। किसी भी बड़े सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों पर खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि आज तक हमारे संविधान की कभी कोई वैधता रही है, उस पर किसी ने आपका सवाल नहीं उठाया। ये हमको
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। एक व्यक्ति हैं, बड़े महान व्यक्ति रहे हैं, मैं बड़ा इनके बारे में पढ़ा, बड़ा बहुत अच्छा अनुभव है। आप देखिए, एच.सी. मुखर्जी बंगाल में जन्मे हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, शिक्षाविद हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे और बाद में बंगाल के राज्यपाल। ठीक, एक है जी दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता है। कौन? जी दुर्गाबाई देशमुख। महिला सभा की संस्थापक रही हैं और कांग्रेस की सक्रिय नेता और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी है। कौन? जी दुर्गाबाई देशमुख। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या करती है? भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? भारतीय संविधान सभा, जो संविधान बना रही थी। वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के प्रत्येक ढंग से नहीं कर सकते थे। क्या नहीं था? वयस्क मताधिकार की कोई ऐसी चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य ने किया था, जिक्र हम नहीं कर चुके। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक देशों में इनका उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की पर थी। स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचार के लोग थे। कई सभा के सदस्य थे, कई कांग्रेस के विचार में सहमति नहीं थी। सामाजिक रूप से सभा के सभी समूह जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के जरिए हुआ, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ हद तक होता है। अंत में इस तरह संविधान सभा ने काम किया और वहां संविधान को इस तरह के पवित्र और वैध कर देता है। संविधान सभा का काम नहीं था कि व्यवस्था खुले और सहमति बनाने का प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांतों पर तय किया गया और उन सब पर सहमति की गई। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। संविधान सभा के प्रारूप में धाराओं पर कई दौर में चर्चा हुई। दोनों में 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल मिलाकर 144 दिन की गंभीर चर्चा हुई और सभा में हर प्रस्ताव पर, हर शब्द पर, हर बात पर रिकॉर्ड किया गया। देखिए, जो प्रस्ताव आया, हर एक शब्द और कही गई बात पर रिकॉर्ड किया गया कि हर शब्द का मतलब क्यों है, क्यों उसको लगाया गया है, क्यों उसको पढ़ाया गया है और संभाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों का प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों में हर प्रावधान के पीछे की सोच, तर्क को समझा जा सकता है। संविधान सभा के लिए हम इस बहस के दस्तावेज का उपयोग करते हैं। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। देख लिया, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए देख लिए इतना, फिर आगे बढ़े। हो गया। चलिए, अब आपको इनके प्रावधान, इनकी चीजें इनके द्वारा लागू की गई सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार ये सारी चीजें थी, किस तरह से लागू हो रही थी, क्या क्या इनकी बहस से चली, इन पर हम लोगों ने बात किया। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आप एक व्यक्ति हैं बलदेव,
देखिए, नाम है बलदेव, हरियाणा के आपका सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथ अकाली पार्टी के नेता थे और पंजाब संविधान सभा के रूप में चुन के आए, वहां इनको मनोनीत किया गया और केंद्र में आपका रक्षा मंत्री रहे। क्या रहे केंद्र में? रक्षा मंत्री। मैं दिखा देता हूं, ये है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, आप इनको देख सकते हैं, ये रक्षा मंत्री। संविधान सभा के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषय और संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करते हैं। अभी भी हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। नेता के संविधान भी अपनी संबंधी विचार पढ़कर इस बात को समझ सकते हैं। हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इसके बारे में हम बारी बारी से गौर करते हैं। अगर आपको अपने संविधान के पीछे का अगर आपको दर्शन देखना है कि क्या दर्शन है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसकी पॉलिसी है, इसी पर हम लोग बात भी करेंगे, देखेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग जो है फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो संविधान और वादे और बुनियादी चीजों को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।